तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शु यांग उस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी कॉन्शियसनेस में एक छोटा सा स्पिरिचुअल ट्री होता है जो कि शु यांग को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पे पहले कोई भी नहीं आया, हजारों सालों के बाद तुम पहले बंदे हो जो कि यहाँ पर आए हो। तो शु यांग उसके बारे में उससे पूछता है तो वो कहता है कि मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और दूसरी तरफ डीमन क्लान वो पूरी तरह से इमोर्टल्स पर हावी हो रहा होता है, मगर इतने में डीमन क्लान का एक लीडर वहां पर आ जाता है जो कि इमोर्टल्स से कहता है कि मैं ये जंग अब खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक सेक्ट में डीमन क्लान और इमोर्टल्स को आपस में फाइट करते हुए दिखाया जाता है। डीमन क्लान का एक ग्रुप इस सेक्ट में घुस आया था और वहाँ पे मौजूद जितने भी इमोर्टल्स थे उन सबको मार देते हैं और वो लोग उस सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि तुम ये जंग हार चुके हो, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने सारे के सारे ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम बस अब मेरे एक ही अटैक की मार हो। एक अटैक के बाद तुम भी यहाँ पर नहीं रहोगे, उसके बाद वैसे ही हम लोग ये सारे ट्रेजर्स अपने साथ ले जाएंगे। बेहतर यही है कि तुम अपनी जान बचा लो और ये सारे ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो। और वहीं पे हमें उन ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर छुप कर एक जगह खड़े हुए होते हैं। वो लोग उस लड़ाई को देखते हुए आपस में कहते हैं कि ये डीमंस तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ये इमोर्टल्स पर हावी होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर वो लड़की कहती है कि जरा 1 मिनट सब्र करो। मगर दूसरी तरफ उसका भाई कहता है कि लिu हुआंग सेक्ट का लीडर भी उन डीमंस का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि अगर डीमंस को हमारे बारे में पता चल गया तो हम लोग भी इनके साथ ही मारे जाएंगे। मेरे ख्याल से तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग उस सेक्ट लीडर के हारते ही फौरन से यहाँ से 9-11 हो जाएंगे। मगर फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हम लोग डीमन क्लान का मुकाबला करेंगे या फिर हम उनके सामने आएंगे? हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे सेक्ट्स को विजिट किया है मगर हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तुम क्या चाहते हो कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद खाली हाथ यहाँ से वापस चली जाऊँ? और इस तरफ हमें उस इमोर्टल और डीमन को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं मगर वो डीमन उस सेक्ट मास्टर को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। और वो उस सेक्ट मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, वो सारे के सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दो। मगर दूसरी तरफ वो इमोर्टल मास्टर कहता है कि तुम तो ये बात ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुमने इमोर्टल्स और डीमंस के रूल्स को फॉलो किया है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान को तो एक भी ट्रेजर नहीं मिलना चाहिए। तुमने पीठ पीछे हमला किया है। तुम लोगों ने अगर सीक्रेटली हमारे एंसेस्टर्स को ना मरवाया होता तो आज तुम लोगों की इतनी जरूरत ही ना होती कि तुम लोग हमारे सेक्ट में घुस पाते। मगर दूसरी तरफ डीमन क्लान का वो वॉरियर कहता है कि सुनो जानी, लड़ाई में सब कुछ जायज होता है, तुम इसके लिए मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बस मुझे अपना सारा सामान दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। मगर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा लिu हुआंग सेक्ट वो इतना कमजोर है कि तुम हमें एक धमकी दोगे और हम सारा सामान उठाकर तुम्हारे पास रख देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक हमारी जान में जान है हम लोग अपने सेक्ट को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। ये कहने के बाद 2 डिसाइपल जोश में खड़े हो जाते हैं, मगर इतने में 2 डीमन क्लान के वॉरियर उनका काम वहीं तमाम कर देते हैं। ये देखकर वो सेक्ट मास्टर भी काफी घबरा जाता है, मगर वो कहता है कि मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो वो डीमन उसे एक जोर से पंच मारता है। और इस तरफ वो लड़का अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि अगर हम लोग अभी ना गए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मगर वो लड़की कुछ ज्यादा ही लालच में आ चुकी होती है। वो उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो डीमन क्लान का वॉरियर था और डीमन क्लान के लोग किसी को भी मारने में जरा भी तरस नहीं खाते। उस वॉरियर को देखकर वो लड़का कहता है कि सीनियर ब्रदर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम लोग इनके साथ नहीं हैं, आप प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश करें। ये कहने के बाद वो सिस्टर से कहता है कि चलो भागो यहाँ से। ये कहते ही वो जैसे ही भागने लगते हैं तो अचानक से उनके सामने कुछ और डीमन वॉरियर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग चारों तरफ से डीमन से घिर जाते हैं। और इतने में एक डीमन जैसे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से एक स्टील हैंड बीच में आता है और सोड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो असल में एल्डर शेन होता है। और वो आते साथ ही उन लोगों से कहता है कि अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं रास्ते में देखते हुए आया हूँ कि जहाँ जहाँ जिस भी सेक्ट पे हमला हुआ है उस सेक्ट को पूरी तरह से लूटा गया है। तो ये सारा कुछ तुम लोग कर रहे हो। अगर तुम लोगों को पैसे इतने ही अच्छे लगते हैं तो फिर तुम उन्हें प्रॉपरली एक तरीके के साथ हासिल कर सकते हो। मगर तुम लोगों ने तो कुछ ट्रेजर्स हासिल करने के लिए पूरा आसमान ही सर पे उठाया हुआ है। सच में मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम लोग इतने घटिया निकलोगे।
और जरा अपना लेवल तो देखो, इतने लो लेवल के होने के बावजूद भी तुम लोग ऐसे काम कर रहे हो। ये सुनते ही वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एक साथ मिलकर अपनी एक कंबाइंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमें दिखाया जाता है कि एल्डर शेन और एल्डर फेंग के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो कि उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेती है। मगर इसका उन दोनों एल्डर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, जिस पर एल्डर शेन कहता है कि लगता है कि ये लोग हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। एल्डर शेन एल्डर फेंग से कहता है कि ठीक है, हम लोग पुराने रूल्स को ही फॉलो करेंगे। ये कहने के बाद एल्डर शेन एक जोर से जमीन पे पंच मारता है, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जो कि उन वॉरियर्स को उठाकर दूर फेंक देती है। और फिर एल्डर शेन जैसे उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इतने में एल्डर फेंग एक चुटकी बजा देता है, जिसकी वजह से एल्डर शेन वहीं पे ही रुक जाता है, क्योंकि उन वॉरियर्स पर एक जोरदार थंडर लाइटनिंग आकर गिरती है, जिसकी वजह से उनका काम वहीं तमाम हो जाता है। और एल्डर शेन गुस्से में एल्डर फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, हम दोनों के बीच में ये रूल्स तय हुए थे। जबकि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं खुद ही आगे जाऊंगा, तो फिर तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी। मगर एल्डर फेंग को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक हल्की सी स्माइल करता है और दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि इमोर्टल्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई और उसके साथ साथ आप लोगों ने मेरे सेक्ट को भी बचा लिया है। ये ट्रेजर्स मेरी तरफ से आप लोग रख लें, ये एक छोटा सा गिफ्ट है, क्योंकि अगर आप दो लोग ना आते तो शायद तो मेरा तो आज पूरा का पूरा सेक्ट ही बर्बाद हो जाता। ये देखकर वो लड़का काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो सच में लाजवाब है। इन लोगों ने उस सेक्ट मास्टर की मदद की और उसके बदले में इन लोगों को इतने सारे ट्रेजर्स मिल गए। ये तो ट्रेजर चुराने से भी ज्यादा आसान काम है। मेरे ख्याल से हमें ट्रेजर चुराने के बजाय लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मगर उसकी सिस्टर कहती है कि इसमें इतना अच्छा क्या है। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो एल्डर फेंग उसका रास्ता रोकता है और उससे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है कहीं जाने की, तुम दोनों ने अपना काम काफी अच्छे से किया है, चलो अब मेरी चीजें मुझे वापस कर दो। ये कहते ही एल्डर फेंग उनसे अपने सारे ट्रेजर्स वापस ले लेता है। ये ट्रेजर्स अब एल्डर फेंग के हो चुके हैं, क्योंकि सेक्ट मास्टर ने खुद ही ये सारे ट्रेजर्स एल्डर फेंग को दे दिए हैं। मगर एल्डर फेंग की ये टेक्निक देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझसे ये ट्रेजर्स कैसे ले लिए, कहीं तुम भी किसी ऐसे सेक्ट से तो नहीं हो कि जिस तरह के सेक्ट से हम लोग हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें उसी स्पिरिचुअल ट्री को दिखाया जाता है। शुयांग अभी तक उस स्पिरिचुअल ट्री से बाहर नहीं आया था और सानियान ट्री के बाहर खड़े होकर उसे गार्ड कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक लड़की आती है और उससे आकर कहती है कि मिस सानियान, आप यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रही हैं, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, क्योंकि ये ट्री अभी भी पूरी तरह से इरेज होता जा रहा है, इसकी वाइटैलिटी भी गायब होती जा रही है। मेरे ख्याल से अब हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है। मगर सानियान उससे कहती है कि एंसेस्टर उस लड़की के साथ इस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर गया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि एंसेस्टर उस ट्री को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। ये कहने के बाद अचानक एक वॉरियर वहाँ पर आकर गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डीमन क्लान के लोग पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो लड़की दोबारा से उस स्पिरिचुअल ट्री को छुपा देती है। और वो लोग उन डीमन क्लान के लोगों से कहते हैं कि कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तो लगा था कि इमोर्टल्स और डीमंस वो दोनों काफी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, मगर तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेले ही आए हो। ये सुनकर वो डीमन वॉरियर कहता है कि हम लोग इमोर्टल्स के साथ यहाँ पर आ सकते थे, मगर क्या करें, उनकी किस्मत खराब थी, वो लोग फाइटिंग में इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि वो लोग डीमन से बहुत ही बुरी तरह से हार चुके हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और क्या तुम हमें बताओगी कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ सुनने में आया है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है। ये कहने की ही देर थी कि एक वॉरियर एनर्जी अटैक करके उस लड़की के पीछे मौजूद उस दीवार पर जैसे ही हमला करता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसके पीछे मौजूद स्पिरिचुअल ट्री सबके सामने आ जाता है। उस ट्री को देखकर वो लोग कहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने सुना था वो वाकई में सच है, तुम लोगों के पास एक स्पिरिचुअल ट्री है, मगर तुम्हारे पास तो डीमंस की अब कोई सपोर्ट भी नहीं है। देखते हैं कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कौन आता है, क्योंकि इमोर्टल्स तो वैसे ही हमारे हाथों पिट चुके हैं। ये कहने के बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि टियानशिया लुओ की फर्स्ट मेरिट हम लोग लेंगे। ये कहते ही वो जैसे ही आगे आता है तो उसे एक फ्लावर हिट करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से दूर जा गिरता है। और सानियान उन लोगों से आते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि टियानशिया लुओ टावर को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। और अगले सीन में हमें शुयांग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि आखिर हमें ऐसी क्या जरूरत है कि हम लोग पूरी दुनिया पर डोमिनेट करें। ये कहते हुए वो स्पिरिचुअल एनर्जी
एनर्जी जनरेट करता है और उस स्पिरिचुअल ट्री के सामने एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे वहां पर उसे एक जायंट गॉड दिखाई देता है। ये देखकर वो स्पिरिचुअल ट्री बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो गॉड पावर है। आखिर तुम हो कौन? आखिर कोई इतनी आसानी से किसी गॉड को कैसे क्रिएट कर सकता है? मगर फिर शु यांग उससे कहता है कि ये असल में 9 मूव्स ऑफ मैजिक एवोल्यूशन टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से कोई भी शख्स अपने अंदर 9 अलग अलग लाइफ को कैरी कर सकता है और तुम उन 9 मूव्स में से एक हो। ये कहने के बाद शु यांग उस इल्यूजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो स्पिरिचुअल ट्री शु यांग से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं किसी मैजिक से इवॉल्व हुआ हूँ। तो शु यांग उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि टियानडाओ के हमले से पहले क्या हुआ था? तुम्हें यकीनन याद नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी मेमोरी उस वक्त थी ही नहीं। और वैसे भी हेवन वो तो एक जायंट वॉइड में मौजूद है और उस जायंट गॉड की जब मेरे मास्टर के साथ फाइट हुई थी तो उस वक्त उस जायंट ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस फेरी वर्ल्ड के साथ मर्ज कर दिया था। यही वजह है कि तुम इस फेरी वर्ल्ड में आए हो। ये सुनकर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरी सच्चाई के बारे में बता दिया। तो शु यांग उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना तो मेरा फर्ज बनता है। मगर वो स्पिरिचुअल ट्री कहता है कि मेरी किस्मत देखो, मैं अब वैसे ही मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरह से डिसअपियर हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरने दो क्योंकि मेरी बॉडी वो पूरी तरह हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मरने दो क्योंकि मेरी बॉडी वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और इसका इफेक्ट बाकी लोगों पर भी हो सकता है। और जैसे जैसे ये डिजीज मेरे अंदर बढ़ती जाएगी मेरी बॉडी पूरी तरह से इरेज होती जाएगी और अगर ये डिजीज मेरे साथ ही फैलती रही तो मुझे शक है कि मेरे साथ साथ यहाँ मौजूद जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। डीमंस, इमोर्टल्स और मॉन्स्टर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस डिजीज का उन लोगों पर भी इफेक्ट होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को किसी तरह बचाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गॉड से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये कहने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद उस स्पिरिचुअल ट्री में बाकी जितने भी लोग होते हैं वो देखते हैं कि उस ट्री से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगी है जो कि सीधा जाकर उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं और वो लोग देखते हैं कि उन लोगों की बॉडी में मौजूद जितनी भी इंजरीज होती हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और उनकी कल्टीवेशन वो भी दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर वो लोग काफी खुश होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारी की वो एक्टिवेट हो गई है, यानी कि अब हम लोग जब भी किसी की पावर को एब्जॉर्ब करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कल्टीवेशन करके भी अब खुद को पावरफुल बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को इस स्पिरिचुअल ट्री से बाहर जाना चाहिए। मगर वो फॉक्स गर्ल देखती है कि उस एनर्जी के बाद वो स्पिरिचुअल ट्री पूरी तरह से डेड हो चुका है और इस तरफ वो स्पिरिचुअल ट्री शु यांग से कहता है कि तुम्हारे पास गॉड से भी ज्यादा ताकत है और तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द भी है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम लोगों की मदद करना चाहते हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है और दूसरी तरफ वो सब लोग देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल ट्री से अचानक से फिर से एनर्जी निकलने लगी है और उस स्पिरिचुअल ट्री की वाइट्स दोबारा से एक्टिव होने लगी हैं, उनमें फिर से जान आ रही होती है और इतने में शु यांग उसी स्पिरिचुअल ट्री की कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और उन लोगों से आते ही कहता है कि चलो अब वापस चलने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।